गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि हमने कक्षा 8 में अध्याय 4 का लर्निंग तो कर लिया है बच्चों, लेकिन अब हमारा एक्सरसाइज पेंडिंग है। तो आज हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिससे आप लेसन को और अच्छे से समझ सकें, और अगर एग्ज़ाम वाइज आपके पास लिखने के लिए आए या उसका संदर्भ से व्याख्या करने आए तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो करने से पहले हमें कभी भी किसी लेखक, जब भी हम पंक्ति पढ़ते हैं, जैसे कि दीवानों की हस्ती हमने देखी थी, भगवती चरण वर्मा जी की थी, तो हमने थोड़ी सी जानकारी भगवती चरण वर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे लिख ली है। आइए देख लेते हैं कि कैसे आप लोग उसे लिखेंगे। तो पहला है, देख लीजिए, भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त सन 1903 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस यानी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की तहसील में सफ़ीपुर के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी चरण जी थे। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 में दिल्ली में हुआ था। तो ये हमने संक्षेप में यानी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ पे बच्चों हमें ये देखना है, जैसे कि हमने पंक्तियाँ तो सारी पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ हमने दो पैराग्राफ का संदर्भ सहित व्याख्या किया है। तो उस संदर्भ में हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है संकेत की। संकेत लिखकर आप इस तरह से लिखेंगे, हम दीवानों, फिर यहाँ डैश कर देना है, और कहाँ चलें, यानी शुरू से लेके लास्ट तक का आप कहाँ से ले रहे हो। तो मैंने कहा कि पहले से और सेकेंड पैराग्राफ, यानी दो पैराग्राफ हम लेकर चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर डाला है कहाँ चले। अब आएगा संदर्भ। संदर्भ हमें इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। ये बच्चों क्या हुआ, हमारा संदर्भ हो गया। अब संदर्भ में हमने लेसन से संबंधित जानकारी किस अध्याय से आया है, कौन सी पाठ्य पुस्तक है, और सबसे ज़रूरी बात लेसन का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। पद्यांश में ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिना इसके लिखे आपका संदर्भ पूरा नहीं होगा, और बिना संदर्भ के आप किसी भी पंक्ति की अगर व्याख्या करते हैं तो वो भी गलत होगा। इसलिए तरीका यही है कि आपको इसी ढंग से उसको लिखना है। आगे की क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको इससे भी और अच्छे से संदर्भ लिखने के लिए बताया जाएगा। तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई का जो तरीका है बच्चों वो चेंज होता जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये आपका अभी से अच्छे से तैयार होता है तो आगे आपको पढ़ने में और लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हिंदी में हमें ज़्यादातर अब इसी प्रकार से अध्याय को पढ़ना और जानना होगा। इसके बाद हम आएंगे इस प्रसंग पर। प्रसंग में इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है, यानी वो निर्द्वंद है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं, ना उसे कोई रोकने वाला है। तो उसी को यहाँ पर फक्कड़ की उपाधि दी गई है। अब इसके बाद हम उस प्रसंग की व्याख्या करेंगे। चूँकि मैंने आपको लेसन तो बता दिया है, लेकिन एक बार संदर्भ, अगर हम 2 पैराग्राफ का संदर्भ एक साथ लिखते हैं, व्याख्या कैसे करनी है उसे एक बार ज़रूर जान लीजिए। कि प्रस्तुत कविता में भगवती कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। कभी जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कभी रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भाव की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। तो इसमें बच्चों इस पंक्ति में हमने पैराग्राफ फर्स्ट से और सेकंड, ये दोनों का संदर्भ से व्याख्या यहाँ पर की गई है, जिसमें जो लेसन से संबंधित है और उसे हमें किस तरह से लिखना है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब इसी प्रकार से हम इसके आगे के पैराग्राफ को देखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, जैसे अब हमने पैराग्राफ ले लिया है थर्ड वाला, किस ओर चले ये मत पूछो, यही ना था हमारा थर्ड पैराग्राफ। तो किस ओर चले ये मत पूछो से लेकर फोर्थ वाला पैराग्राफ, हम एक भाव में पिए चले। तो ये फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे संकेत में किस ओर डैश भाव से पिए चले, ये आपका संकेत हो गया।
अब संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रसंग। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहा है। अर्थात अब इस व्याख्या में हम क्या देखेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम व्याख्या भी देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से लेसन आपको समझ में भी आ जाएगा कि संसार जब कवि से जानना चाहता है कि वो किस ओर जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी कोई मंजिल ही नहीं है। चलना मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वो जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर फिर वो नए सफ़र पर चल देते हैं। तो ये हमारा 3rd और 4th का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम हमारा 5th और 6th पैराग्राफ जिसमें दिया गया कि हम भिखमंगों की दुनिया में, तो हमने यहाँ पर हम भिखमंगों फिर डैश और अंतिम पैराग्राफ है हम अपने बंधन तोड़ चले। तो हम लास्ट पैराग्राफ की 3 पंक्तियाँ ली हैं कि बंधन तोड़ चले, ये लिखकर संकेत हो गया। अब संदर्भ आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। अब इसी के साथ फिर हम प्रसंग पे आ जाएंगे बच्चों। अब प्रसंग देख लीजिए। इस कविता में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। अर्थात अब इस गद्यांश में यानी कि इस पद्य में हम इस अर्थों के बारे में जानेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर दी गई है व्याख्या। अब ये हमारा 4th और 5th की व्याख्या है बच्चों, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति ना बन पाने की दर्दनाक निशानी उनके हृदय में है और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में बंधे हैं और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो बच्चों ये हमारा दीवानों की हस्ती का अंतिम पैराग्राफ भी पूरा हो गया। तो संदर्भ सहित व्याख्या अगर आपको लिखने आती है तो आपको इसी प्रकार से लिखनी है। इस लेसन में हमने 1-2 पैराग्राफ की व्याख्या से संदर्भ सहित व्याख्या की गई है। अब हम जानेंगे बच्चों इसका प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर से पहले आता है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ को एक बार देख लीजिए। शब्दार्थ में है दीवानों। दीवानों का अर्थ होता है अपनी मस्ती में रहने वाला। हस्ती यानी कि अस्तित्व। मस्ती का अर्थ होता है मौज। आलम का अर्थ होता है दुनिया। उल्लास का अर्थ होता है बच्चों खुशी। जग यानी संसार। छक्कर यानी तृप्त होकर, संतुष्ट होकर। फिर भाव आते हैं एहसास। भिखमंगो यानी भिखारियों। स्वच्छंद यानी आज़ाद। निशानी का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान की कोई वस्तु। उर यानी होता है हृदय। असफलता यानी जो सफल ना हो। भार का अर्थ होता है बच्चों बोझ। और आबाद का अर्थ होता है बसना। स्वयं का यानी खुद के लिए होता है, स्वयं हम खुद के लिए कहते हैं। तो ये हमारा हो गया शब्दार्थ। और शब्दार्थ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शब्दार्थ अगर आपको तैयार ना हो तो लेसन समझना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो इसलिए हम उसको देख लेंगे। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर
पहला, कि कवि ने अपने भाव को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका अर्थ ये होता है कि कवि को अपने आने को उल्लास कहता है, क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय उसे दुख होता है और इसीलिए आँखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अन्य लोगों को खुशियाँ बांटता है जिससे वे अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो वह यह दुख लेकर जाता है और ये खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, यानी ये खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, कुछ समय के लिए ही होती हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए किसी स्थान पर रुकते हैं। अब आपका बच्चों आता है प्रश्न नंबर 2, कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लौटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका अर्थ भी जान लीजिए बच्चों, कि उत्तर ये है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय यह है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उससे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वो आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसलिए वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा, यानी इसीलिए वो अपने आप को असफल मानता है। अब इसके बाद बच्चों आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, कवि में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो ये जान लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें उस लेसन में सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो इसका उत्तर है बच्चों कि कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नज़रिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति बच्चों विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है, यानी कठिन परिस्थिति भी आए ना तो भी वो अपने परिस्थिति में यानी उस हालात में भी वो खुश रहना जानता है। अब बच्चों यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 4, भाषा की बात, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। अब भाषा की बात में प्रश्न दिया गया है कि संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता में दी गई है। तो पहला मैंने लिखा है बच्चों प्यार लुटाकर, दूसरा मुस्कुराकर, तीसरा देकर, चौथा है मस्त होकर और पांचवा है सराबोर होकर। यानी किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ और शब्द, जैसे यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण स्वरूप दिए गए थे कि हंसकर और गाकर, तो ऐसे और शब्द काफ़ी है। जब आप लेसन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें शब्द दिए गए हैं। तो ये एक्सरसाइज में भाषा की बात इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इसको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिए गए रिक्त स्थान है, जिसमें पहला है मस्ती का, फिर डैश साथ चला। तो बीच में क्या भरना है वो आपको, अगर आपने कविता को अच्छे से देख लिया है तो आपके लिए भरना ये बहुत आसान है। फिर आया है दूसरा, आए बनकर डैश अभी। फिर 3 है, यहाँ पे पहले डैश दे दिया, और चले यह मत पूछो। फिर 4th है, जग से उसका कुछ डैश चले। फिर 5th है बच्चों, 2 डैश कहीं 2 बात, फिर डैश है। इसके बाद 6 में डैश सुख दुख के घूंटों को। अब 7th वाला है, स्वच्छंद डैश प्यार चले। 8वां है, हम एक डैश सी, फिर डैश पर। 9th है, अब अपनों और डैश क्यों।
और 10वां है बच्चों हम डैश बंधे और स्वयं। अर्थात ये सारा लेसन जो एक्सरसाइज थी बच्चों वो कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज के द्वारा आपको भाषा की बात को थोड़ा और अच्छे से देख लेना है। शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और पद्यांशों की व्याख्या कैसे की जाती है इसे भी बखूबी देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है या समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो, तो मैं उसे देखकर आपका जो भी डाउट है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब इसके होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, तो आज आप इसके होमवर्क को ले लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो होमवर्क मैं दे रही हूँ बच्चों आपको, आज आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ों का भी ख्याल रखिए और छोटों का भी। गुड डे बच्चों।